इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, लेकर आई हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? मैं आपको दिखाऊंगी यूपी और पंजाब की हर वो खबर जो डालेगी 2022 के चुनाव पर असर। सबसे पहले आज की टॉप 3 इलेक्शन न्यूज के साथ शुरुआत, क्योंकि पंजाब में सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है झगड़ा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। और आज सिद्धू और कैप्टन दोनों ने अपने समर्थक विधायक मंत्रियों के साथ मीटिंग्स करके शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। और अमरिंदर ने अब तक सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी बधाई नहीं दी है। इनसाइड स्टोरी होगी आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी और आरएसएस के मिशन 2022 के लिए बनाई जा रही स्ट्रैटेजी को लेकर योगी को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट करने की तैयारी है और सरकार के कामों को घर घर पहुंचाने की भी तैयारी। आरएसएस से जुड़े सभी संगठन किस तरीके से इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं, डिटेल होगी आपके सामने। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में एक तीर से दो निशाने। मंत्रियों का परिचय देने से विपक्ष ने रोका तो कहा दलितों और पिछड़ों को मंत्री बनाया, ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा। क्या दलितों का जिक्र करके यूपी को साधने की गई है कोशिश? डिटेल होगी अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर। आज यूपी की पॉलिटिक्स पर बात बाद में करूंगी, पहले मैं आपको पंजाब की बड़ी बात बताती हूं, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वहां आज भी जबरदस्त गहमागहमी हो रही है और ऐसा लग नहीं रहा कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से झगड़ा अब खत्म हो गया है, क्योंकि कैप्टन और सिद्धू का कैंप अभी भी एक दूसरे के खिलाफ चाले चल रहा है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के नए चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ताकत दिखाई है और दोनों चंडीगढ़ में ही मौजूद थे। दोनों ने आज अपने अपने करीबी नेताओं से मुलाकात की है और वही तस्वीर भी आपके सामने है, क्योंकि पंजाब को लेकर आज 4 बड़ी खबरें सामने आई हैं। मैं आपको एक एक करके ये बड़ी खबरें बताती हूं, क्योंकि पहली खबर यह है कि चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू ने विधायकों और मंत्रियों के साथ आज मुलाकात की। साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर तृप्ति राजेंद्र बाजवा के बुलावे पर ही सिद्धू उनके घर पर आज पहुंचे थे। यहां नवजोत सिंह सिद्धू के सपोर्ट में 34 एमएलए मौजूद थे और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी यहीं पर थे। हालांकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि सिद्धू ने आज भी ट्वीट्स किए हैं। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का नाम लिया, लेकिन कैप्टन का जिक्र नहीं किया। तीसरी बड़ी खबर यह है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने घर पर करीबी नेताओं के साथ मीटिंग्स की हैं। चौथी बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा के पी सिंह से भी आज ही मुलाकात की है। सिद्धू के साथ बैठक में कैबिनेट मंत्री तृप्ति राजेंद्र बाजवा भी आज मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हाईकमान का आदेश सबको मानना पड़ेगा और कैप्टन अमरिंदर को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। साहब से रिक्वेस्ट की है, कैप्टन साहब महाराजा है, बहुत बड़ा दिल रखते हैं, तो जो उन्होंने प्रताप बाजवा जी को माफ़ कर दिया, जो 4.5 साल से कांग्रेस को कोस रहे थे, निकम्मी सरकार कह रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, फिर 45 दिन का नोटिस भी दिया था। और उन सब को जो खैरा साहब ने जो बहुत गलत बातें की थी उनके बारे भी, और वो दूसरी लेडी के बारे में बहुत गलत बातें हुई, कैप्टन साहब ने उन सबको माफ़ कर दिया। बहुत बड़ा दिल रखते हैं। तो कांग्रेस के भले के लिए कैप्टन साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनके ट्वीट भी भूल जाइए और अगली गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस की बने, इकट्ठे होकर ये काम चले। लोग देख पाएंगे 2022 में कैप्टन और सिद्धू इकट्ठे लड़े? जरूर देख पाएंगे। जो सोनिया जी के कहने पे सब कुछ ठीक हो। हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझा नहीं है? वो इसलिए क्योंकि आप सिद्धू की सोशल मीडिया की टाइमलाइन को अब जरा देखिए। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी। एक के बाद एक 3 ट्वीट सिद्धू की तरफ से किए गए, वो ट्वीट भी आपके सामने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिया, कार्यकर्ताओं के साथ पंजाब को बढ़ाने का वादा भी किया, लेकिन कहीं पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र नहीं है। साफ है कि कैप्टन और सिद्धू के बीच की दरार अभी आला कमान नहीं भर पाया है। अब सिद्धू ने आज जो ट्वीट किए हैं उसमें उन्होंने लिखा क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सिद्धू की तरफ से जो ट्वीट किए गए उसमें लिखा गया, जीतेगा पंजाब मिशन को पूरा करने के लिए पंजाब में कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के साथ
मिलकर काम करूंगा। पंजाब मॉडल और हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे के जरिए लोगों को उनकी ताकत वापस देने के लिए विनम्र कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बढ़ूंगा। मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। अब इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा, आज उसी सपने के लिए आगे काम करना है और पंजाब में कांग्रेस के अजय किले को मजबूत करना है। मुझ पर विश्वास करने और मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए मैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आभारी हूं। सिद्धू ने दिल्ली दरबार में जो बैटिंग की वो मैच उन्होंने पंजाब में जाकर जीता। इससे कैप्टन के विरोधी और सिद्धू के समर्थन नेता खुश हैं। पंजाब सरकार के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। अब हमने आगे पंजाब की प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना है, पंजाब के मसलों को हल करना है। उसके लिए जो पीछे बातें हो गई हैं वो खत्म। अभी पार्टी डिसाइड हुई है। पार्टी में दलित को, हिंदू को, बैकवर्ड क्लास को, जट्टों को, हर किसी को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। पंजाब के लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारा भी कोई लीडरशिप में है, चाहे वो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो दुकानदार बैठा जो हिंदू है। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू और कैप्टन के झगड़े को निपटाने का क्या फॉर्मूला निकाला है वो भी अब आप जरा देख लीजिए, क्योंकि पंजाब में सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है जबकि 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। वो फॉर्मूला इस वक्त आपके सामने है। जिस तरीके से यहाँ सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही कैप्टन को लेकर भी इस बारे में पहले ही अवगत करा दिया गया था, लेकिन 4 कार्यकारी अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए हैं वो नाम भी इस वक्त आपके सामने है। तो यहाँ आपको पंजाब के बारे में ये बताया जरूर जा रहा है कि फॉर्मूले के तहत आला कमान ने जो फॉर्मूला दिया है उसके तहत मामले को सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये मतभेद अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। तो पंजाब और यूपी समेत 5 राज्यों में इस समय चुनावी माहौल गर्म है और ऐसे में कोई भी बड़ा नेता जब कुछ बोलता है तो उसके मायने दूर तलक जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऐसी बात कही जिसे यूपी के चुनाव से डायरेक्ट जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल आज से मॉनसून सत्र स्टार्ट हुआ है और राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस करने के लिए उठे तो विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों का परिचय नहीं दे सके, लेकिन पीएम ने कहा इस सरकार में बड़ी तादाद में एससी, एसटी, ओबीसी किसानों और महिलाओं को मंत्री बनाया गया है, मगर ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संसद में विपक्ष की ऐसी मानसिकता पहली बार दिखी है। जाहिर है ये सीधे सीधे उन पार्टियों पर करारा हमला था जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति का दावा करती है। मोदी ने कैबिनेट विस्तार में यूपी से जो 7 मंत्री बनाए हैं उनमें 6 ओबीसी और दलित समाज से आते हैं। जाहिर है संसद में एक तीर से 2 निशाने लगाए गए हैं और यूपी की दलित पॉलिटिक्स की डिटेल में इस बारे में आपसे बात जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में क्या कहा सुनिए। इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं? इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन में देखी है। यूपी चुनाव से पहले यूपी के 7 सांसदों को मोदी ने मंत्री बनाया है और इनमें 3 दलित और 3 ओबीसी मंत्री भी हैं। मंत्री भानु प्रताप वर्मा कोरी समाज से आते हैं और यूपी में कोरी वोट बैंक करीब 6% है, जबकि मंत्री कौशल किशोर जो पासी समाज से आते हैं। दलितों में जाटव के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक पासी समाज का है, करीब 16% वोटर्स हैं, जबकि मंत्री एसपी सिंह बघेल और अनुसूचित जाति से वो आते हैं। यूपी में पाल बघेल वोट बैंक करीब 5% का है। और साथ ही नरेंद्र मोदी ने संसद में महिला मंत्रियों की भी आज बात की, तो यूपी से अपना दल की अनुप्रिया पटेल वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री बनाई गई हैं। अनुप्रिया पटेल जो कि कुर्मी समाज से आती हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी और उसमें कुर्मी वोटर्स करीब 7% हैं। मंत्री पंकज चौधरी भी कुर्मी समाज का चेहरा है, इनके जरिए भी ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी। और ओबीसी के लोध समाज से एक और नाम बीएल वर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। यूपी में लोध समाज करीब 6% वोटर्स हैं। तो यूपी में योगी की जीत के लिए बीजेपी और संघ ने भी क्या रोड मैप किया है तैयार।
इलेक्शन शो में अब बात उस मीटिंग की जिसने एंटी योगी मोर्चा में हड़कंप मचा रखा है और 2022 में योगी की जीत के लिए बीजेपी और आरएसएस लगातार रोड मैप भी बना रही हैं। लखनऊ में आरएसएस की अहम मीटिंग हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसी बैठक में 2022 के चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाई गई। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून से लेकर धर्मांतरण के मुद्दे पर भी डिस्कशन हुई है। आरएसएस और योगी की मीटिंग में इस पर सहमति बनी कि पिछले 4.5 साल में योगी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और किन योजनाओं को लागू किया है, इन्हें जनता तक पहुंचाया जाएगा। अब मुझे सोर्सेस से इस बैठक की बड़ी बातें भी पता चली हैं, वो डिटेल्स अब आपको बताती हूं, क्योंकि इसी बैठक से पहले ही संघ ने यूपी के 6 प्रांतों के प्रचारकों के साथ योगी सरकार का फीडबैक भी लिया था। मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ साथ सहयोगी संगठनों ने भी सुझाव दिए थे कि चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बड़े हिंदुत्व चेहरे के रूप में पेश किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ का चेहरा चुनाव में रहे। 2022 का चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी किया जाए। राम मंदिर, धर्मांतरण, आर्टिकल 370, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को भी उठाया जाए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी संघ के 6 प्रांतों के क्षेत्रीय प्रचारक, प्रांत प्रचारक और प्रांत की टोलियों के साथ साथ वीएचपी, बजरंग दल, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, सेवा भारती, विद्यार्थी परिषद को दी गई है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को हिदायत दी गई है कि कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है उसे किसी तरह से दूर किया जाए, क्योंकि कोरोना के दौरान जनता में सरकार के प्रति नाराजगी को जल्द दूर किया जाना चाहिए। और बीजेपी अपने ब्लॉक स्तर को भी मजबूत करने की कोशिश में है। संघ भी अपनी शाखाओं का विस्तार यूपी में जोर शोर से करेगा। अब चुनाव की खबरें अभी और भी हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद लेकर आऊंगी चुनाव चैनल से। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।